स्वागत है आपका इकॉन एडू आवर चैनल में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उपयोगिता क्या होती है और उपयोगिता की विशेषताएं क्या होती है, और उपयोगिता को दो तरीके से मापा जा सकता है, जिसमें पहला तरीका है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा तरीका है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो शुरू करते हैं। इसके अनुसार उपयोगिता को अंकों में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, गणनावाचक यानी कि जिसकी गणना की जा सके, तो इसमें उपयोगिता को हम अंकों में दर्शाते हैं। मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। तो मार्शल ने भी उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत किया, और उसने क्या बताया, उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उसकी उपयोगिता की गणना का आधार है। यानी कि हम किसी वस्तु की अगर ज़्यादा कीमत देते हैं तो हमारे लिए उस वस्तु में ज़्यादा उपयोगिता है, और किसी वस्तु की कम कीमत देना चाहते हैं तो उस वस्तु में कम उपयोगिता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, ड्यूपिट, गोसेन, जेवंस, वार्लस और जे.एस. मिल ने गणनावाचक उपयोगिता पर बल दिया। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी गणनावाचक उपयोगिता पर बल दिया था। फिर बाद में नव क्लासिकल अर्थशास्त्री आए, उनमें मार्शल, पिगू ने इसे एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया। अब देखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। उपयोगिता को काल्पनिक इकाइयों में मापा जाता है, जिन्हें यूटिल्स कहते हैं। तो जैसे हम लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में इस प्रकार मापते हैं, तो इसी प्रकार जो उपयोगिता है उसका मात्रक क्या माना गया, यूटिल्स। उपयोगिता स्वतंत्र होती है, यानी कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता कई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, तो हर वस्तु की उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। उपभोक्ता को एक वस्तु के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वह उपभोग की गई अन्य वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जैसे मान लीजिए एक तरफ हम भोजन करते हैं और एक तरफ हम कपड़ा खरीदते हैं, तो भोजन में जो उपयोगिता मिल रही है और कपड़े में जो उपयोगिता मिल रही है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, वो दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। अगला है उपयोगिता योगात्मक है, यानी कि कोई एक वस्तु है, हम उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, तो उन अलग अलग इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं को जोड़कर कुल उपयोगिता निकाली जा सकती है। यानी खरीदी गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं को जोड़कर कुल उपयोगिता को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम रसगुल्ले का उदाहरण लें, तो रसगुल्ले की पहली इकाई का हमने उपभोग किया, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, फिर दूसरी इकाई का उपभोग किया तो दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, इन दोनों इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं को हम जब जोड़ देते हैं तो दोनों इकाइयों से मिलकर कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाती है। अगली मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता, यानी कि इसमें जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है उसको स्थिर माना गया है। उपभोक्ता विवेकशील होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि वो जो अर्थशास्त्र के नियम हैं उनका पालन करते हैं। अगली मान्यता देखते हैं, वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है। यानी उपभोक्ता को पता है कि कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध है और उनमें कौन कौन से गुण निहित हैं। अगली मान्यता है अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन किसी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करते। यानी कि हम जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, है ना, उसकी उपयोगिता किसी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम पेन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो और मान लीजिए रसगुल्ले की कीमत बढ़ जाती है, तो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से
अपन जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु की उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये जो अपन ने पढ़ा था अभी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तो ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम बर्नौली ने 1738 में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता की धारणा प्रस्तुत की थी। यानी कि जो बर्नौली है, इन्होंने सबसे पहले 1738 में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता की जो मान्यता है वो ली थी। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है, जिससे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होना चाहिए। ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है, लेकिन इस सिद्धांत में स्थिर मानी गई है, मतलब मान्यता ली गई है। तो ये स्थिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो हमारी वास्तविक आय भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम है 50 रुपये, हम 50 रुपये के मान लीजिए 10-10 रुपये वाले 5 पेन खरीदते हैं। अब उस पेन की कीमत 10 रुपये से घटकर हो गई 5 रुपये, तो वही 5 पेन अब हम 25 रुपये में ख़रीद सकते हैं और बाकी जो 25 रुपये हैं वो हमारे पास शेष बच जाएंगे। तो इस कंडीशन में अपनी जो वास्तविक इनकम है वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अपने पास अब कुछ पैसे बचे हैं। तो इससे क्या होता है, जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है ना, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो व्यक्ति की जो वास्तविक आय है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वास्तविक आय बढ़ने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, या फिर मौद्रिक आय बढ़ती है तो भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो वस्तु जितनी ज़्यादा होगी उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होगी। अब जैसे एक अमीर व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति के पास मुद्रा काफ़ी मात्रा में होती है, तो उसके पास उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है। और ऐसे ही कोई गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, वस्तु की कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घट जाती है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाती है, जिससे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। अब देखते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते किसे हैं। मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई को खर्च करने से प्राप्त उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी कि जब हम मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करें और उससे जो अपने को उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब जैसे अमीर व्यक्ति होते हैं, तो अमीर व्यक्ति के लिए तो मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करना बहुत ईजी काम है, तो उनके लिए तो फिर क्या रहेगा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत कम रहेगी। और जो गरीब व्यक्ति होता है वो मुद्रा की एक एक इकाई भी सोच समझ कर खर्च करता है, क्योंकि उनके लिए जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मतलब वो मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई जो खर्च करता है गरीब व्यक्ति, तो उस अतिरिक्त इकाई में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। अब देखते हैं उपयोगिता की धारणाएं। उपयोगिता की धारणाएं दो प्रकार की हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं TU यानी कि टोटल यूटिलिटी, और सीमांत उपयोगिता को बोल सकते हैं MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता क्या होती है। तो कुल उपयोगिता में वस्तु की सभी उपयोग की गई इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता की कुल मात्रा TU कहलाती है। यानी कि हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, अब उन इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिताएं हैं, मतलब प्रत्येक इकाई से जो हमें उपयोगिता मिल रही है, उन उपयोगिताओं को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, एक उपभोक्ता 10 समोसे खरीदता है, तो प्रत्येक समोसे से प्राप्त उपयोगिता का योग TU है। यानी कि जो उपभोक्ता है वो 10 समोसों का उपभोग करता है। अब जैसे पहला समोसा खाया उसने, मतलब पहली इकाई, समोसे की पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी हो गई, 40। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक समोसे की जो कुल उपयोगिता है वो कितनी है, 40 है।
फिर उपभोक्ता समोसे की दूसरी इकाई का उपभोग करता है। दूसरी इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या है, 35 है। ठीक है, दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 35 है, लेकिन हम ये पूछें कि दोनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, तो हम पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता और दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है दोनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता। इसी प्रकार जब उपभोक्ता तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 30 है। फिर पूछे कि तीनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, तो हम इन तीनों इकाइयों से मिलने वाली अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ देंगे, तो हमारे पास तीनों इकाइयों की कुल उपयोगिता आ जाएगी। ठीक है, ये तो क्या है, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, और ये इन इकाइयों की कुल उपयोगिता है। जैसे ये पहली इकाई से कुल उपयोगिता, ये दोनों इकाइयों को मिलाकर कुल उपयोगिता, ये तीनों इकाइयों को मिलाकर कुल उपयोगिता, ये चारों इकाइयों को मिलाकर कुल उपयोगिता। इसी प्रकार जब 10वीं इकाई तक होते हैं तो ये पूरी 10 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता है। यानी कि ये जितनी भी उपयोगिताएं प्राप्त हो रही हैं अलग अलग इकाइयों से, इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो ये अपने पास आ जाएगी कुल 10 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसको थोड़ा समीकरण रूप में देखें। अतः यदि वस्तु की n इकाइयाँ हो, n इकाइयाँ मतलब यहाँ पर n की जगह कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे अभी हमने 10 समोसों की बात की, तो यहाँ पर हो सकता है 10 इकाइयों से, यानी कि 10 इकाइयाँ हो तो n इकाइयों की कुल उपयोगिता यानी कि TUN का मतलब जैसे n की जगह हम 10 लेते हैं तो 10 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता। तो इसमें हम क्या करेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट प्लस UN, यानी कि U1 तो क्या होगी, पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। ठीक है, U2 क्या होगी, दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। U3 तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। ऐसे ही UN nवीं इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता। तो इस प्रकार जितनी भी इकाइयों का हमने उपभोग किया है, उन सभी इकाइयों से प्राप्त अलग अलग उपयोगिताओं को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, TUN इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, यानी कि n का जो मान है वो 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, और UN यानी कि ये n इकाइयों की कुल उपयोगिता हो गई है। समीकरण के रूप में देखें तो मान लीजिए हमारे पास उपयोगिता का समीकरण दिया हुआ है, कुल उपयोगिता का समीकरण दिया हुआ है। तो कुल उपयोगिता किसका फलन है, QX का, यानी कि वस्तु की इकाई का फलन है, यानी कि TUX इज़ द फंक्शन ऑफ QX। ठीक है, यहाँ पर जो TUX है वो क्या है, X वस्तु की कुल उपयोगिता, QX जो है वो X वस्तु की इकाई है। यानी कि यहाँ पर हम जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे QX का मान बढ़ता जाएगा और TUX का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो TUX है यानी कि कुल उपयोगिता है वो QX का बढ़ता हुआ फलन है, यानी कि वस्तु की इकाइयों का बढ़ता हुआ फलन है। जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं अपनी कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सोचे, ये अपने दिमाग में आ रहा होगा कि कुल उपयोगिता तो आगे जाके घटती भी है, जैसे ग्राफ में होता है, आगे जाके कुल उपयोगिता घटने लग जाती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो जो विवेकशील उपभोक्ता है वो जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहाँ पर उपभोग बंद कर देता है, यानी कि इस बिंदु से आगे उपभोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। TU वस्तु की इकाइयों का बढ़ता हुआ फलन है। समीकरण के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होगी TU बढ़ेगी। यानी जो अपना समीकरण है TUX इज द फंक्शन ऑफ QX, यानी जैसे जैसे अपने वस्तु की इकाइयाँ बढ़ेगी TU का मान भी बढ़ता रहेगा।
ये क्या है, एक बढ़ता हुआ फलन है। फिर आगे देखते हैं हम सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से टीयू में होने वाला परिवर्तन एमयू कहलाता है। यानी कि हम मान लीजिए किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जैसे हम किसी एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा इकाई के उपभोग करने से अपनी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आया है, मतलब जितना परिवर्तन आया है वो क्या है, उस इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। मान लीजिए हमने 5 इकाई रसगुल्ले की खा लिए, अब छठी इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता मान लीजिए 50 से बढ़कर 55 हो गई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस छठी इकाई के उपभोग से अपनी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आया है। तो हम देखेंगे कुल उपयोगिता 50 से 55 होगी, यानी कि 5 का अंतर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 5 हो गई। किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे एमयू या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो ये सीमांत उपयोगिता निकालने का फॉर्मूला है MUN = TUN माइनस TUN-1। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम छठी इकाई रसगुल्ले की सीमांत उपयोगिता निकालना चाहते हैं, तो अपना हो गया MU6, यानी कि छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता हमें निकालनी है। ठीक है, फिर TUN यानी कि छठी इकाई तक जो अपने को कुल उपयोगिता मिल रही है, TUN हो गया। फिर माइनस TUN-1 यानी कि 6 में से 1 कम, यानी कि 5वीं इकाई तक कुल उपयोगिता। तो हम जब 5 इकाइयों का उपभोग कर रहे थे तो हमें 50 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। कि जैसे हमने छठी इकाई का उपभोग बढ़ाया तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई थी, 55। ये 55। अब इस 55 में से हम 50 को निकाल देंगे तो हमारे पास सीमांत उपयोगिता आ जाएगी छठी इकाई की 5। ठीक है, आगे देखते हैं। जब वस्तु की n इकाइयाँ हो तो nवीं इकाई की TU में से n-1वीं इकाई से प्राप्त TU घटाने पर nवीं इकाई की MU प्राप्त होती है। अब एक एग्जांपल है, जैसे 6 अमरूदों की TU यानी कि टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता 80 यूटिल्स है और 7 इकाइयों की TU 90 यूटिल्स है। यानी कि जब 6 इकाइयों का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता हमें 80 प्राप्त हुई। फिर जब अतिरिक्त इकाई 7वीं का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी होगी, 90 हो गई। तब हमें 7वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 7वीं इकाई तक कुल उपयोगिता यानी TU7 माइनस छठी इकाई तक कुल उपयोगिता यानी TU7-1 यानी TU6 हो गया। TU7 में से TU6 निकाल देंगे, यानी कि 7 इकाइयों तक की कुल उपयोगिता में से 6 इकाइयों तक की कुल उपयोगिता माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 80 बराबर 10 यूटिल्स। तो ये अपने क्या होगी, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। सीमांत उपयोगिता कुछ अन्य तरीके से भी निकाली जाती है, जैसे दी गई वस्तु की मात्रा में एक इकाई के परिवर्तन से TU में परिवर्तन की दर को MU कहते हैं। यानी कि अपन किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन होने से TU यानी कि कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, MU = ΔTU/ΔQ। यानी कि डेल्टा Q का मतलब क्या है कि वस्तु की एक इकाई में परिवर्तन से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, वो क्या है, सीमांत उपयोगिता है। या फिर हम दूसरा तरीका देखें सीमांत उपयोगिता निकालने का, जब हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन दिया हो यानी कुल उपयोगिता फलन दिया हो समीकरण के रूप में, तब हमें सीमांत उपयोगिता निकलवाते हैं, तब हम अवकलन का सहारा लेते हैं।
तब हम क्या करेंगे, जो अपनी TU का जो समीकरण है उसको हम Q के सापेक्ष अवकलित करेंगे, Q के सापेक्ष उसका हम अवकलन करेंगे। TU के समीकरण का हम Q के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, सीमांत उपयोगिता। आगे देखते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता वक्र के किसी बिंदु पर वक्र के ढाल के बराबर होती है। अब देखो, सीमांत उपयोगिता को एक तरीके से एक और तरीका है बताने का, यानी कि कुल उपयोगिता वक्र का जो ढाल होता है वो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, देखें, धनात्मक कब होती है सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से TU में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। यानी कि जब हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में अगर वृद्धि होती है तब तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, धनात्मक होगी। और मान लीजिए जब अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं और कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुल उपयोगिता पहले की जितनी ही रहती है, तो उस कंडीशन में जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, आगे देखें, जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाते हैं तो जो कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता में अगर कमी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। तो अब हम देखते हैं TU और MU में संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध देखें। कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों से प्राप्त MU का यानी सीमांत उपयोगिता का योग होती है। जैसे मान लीजिए हम देखें कि जब पहली इकाई का उपभोग किया, मान लीजिए उससे हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है 15, फिर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाया यानी कि दूसरी इकाई का उपभोग बढ़ाया और उससे हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो है 12, फिर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाया यानी कि तीसरी इकाई का, उससे हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो है 10 की। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये सीमांत उपयोगिताएँ होगी, यानी अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता। अब हमें कुल उपयोगिता निकालनी है तीनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल उपयोगिता। तो मान लीजिए हमारे पास n इकाइयाँ हैं और n इकाइयों की कुल उपयोगिता में निकालनी है, तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक लेकिन घटती हुई हो तब जो कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से बढ़ती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है और घटती हुई, तो जो कुल उपयोगिता वक्र है वो इस प्रकार से जाएगा, मतलब घटती हुई दर से बढ़ेगी कुल उपयोगिता। ठीक है, अगला है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक तथा बढ़ती हुई हो तब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। मान लीजिए हम यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू न हो और जो अपनी सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती जाए, ठीक है, एक स्तर तक बढ़ती रहे, तब जो कुल उपयोगिता वक्र है वो कैसा होगा, इस प्रकार बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, यानी कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। इस कंडीशन में ये क्या होगा, एक्स अक्ष के उन्नत दर। ठीक है, MU के ऋणात्मक होने पर TU घटती है, ये इनमें क्या हो गया, संबंध हो गया। तब अब एक सारणी देख लेते हैं हम, सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं या कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता कैसे निकालें। शुरू में 0 इकाइयों का उपभोग है तो सब कुछ 0 है, फिर हमने एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, 40। तो अब कुल उपयोगिता निकालें, तो अभी तक तो एक इकाई का उपभोग किया है तो एक इकाई तक जो कुल उपयोगिता है वो कितनी रहेगी, 40 ही रहेगी। फिर हमने जब दूसरी इकाई का उपभोग बढ़ाया
तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, तो अब पूछें कि दोनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी होगी, तो इन दोनों इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं को हम जोड़ देंगे तो अपने पास कुल उपयोगिता आ जाएगी 70। इसी प्रकार तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, 20, और तीनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 90। इसी प्रकार जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे ये अलग अलग सीमांत उपयोगिताएं प्राप्त होती जाएंगी और कुल उपयोगिता निकालने के लिए इन इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को हम जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता निकालना हो तो मान लीजिए पहली इकाई से जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 40 है। ठीक है, फिर दूसरी इकाई का उपभोग किया हमने तो कुल उपयोगिता बढ़कर होगी 70। तो भाई यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमने दूसरी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया है उससे अपनी जो कुल उपयोगिता है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि कुल उपयोगिता अपनी 40 से परिवर्तित होकर 70 हो गई, तो अपना कितना परिवर्तन हुआ कुल उपयोगिता में, 30 का। तो इसका मतलब है दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, 30 है। इसी प्रकार जब तीसरी इकाई का उपभोग किया जाता है तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 90। अब हम देखें कि जो तीसरी अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाया है हमने तो उससे कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, तो कुल उपयोगिता 2 इकाइयों तक तो थी 70, फिर जब तीसरी इकाई का उपभोग बढ़ाया तो कुल उपयोगिता परिवर्तित होकर हो गई 90। तो जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ है, 20 का। तो ये 20 क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। इसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ देखें तो देखिए पहली इकाई पर जो कुल उपयोगिता है 40 है, दूसरी पर 70 है, इस प्रकार अलग अलग बता रखे हैं। तो जहाँ पर कुल उपयोगिता 100 जहाँ पर है वहाँ पर अपनी सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अपना यानी कि 5 इकाइयों के उपभोग पर, ये क्या है अपना अधिकतम संतुष्टि या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, इसको बोल सकते हैं हम पूर्ण संतुष्टि। पूर्ण संतुष्टि या अधिकतम संतुष्टि। तो ये हमें अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होती है, जब सीमांत उपयोगिता कितनी हो, 0। सीमांत उपयोगिता 0 होने पर हमें कुल उपयोगिता अधिकतम प्राप्त हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, देखो यहाँ पर धनात्मक है लेकिन घटती हुई है, तो कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से बढ़ रही है। लेकिन मतलब कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन उसके जो बढ़ने की दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे शुरुआत में तो देखिए एक साथ 40 की स्पीड से बढ़ी, फिर उसके बाद 30, फिर उसकी अगली इकाई के बाद 20, फिर 10, इस प्रकार जो कुल उपयोगिता की बढ़ने की दर है वो घटती जा रही है। तो ये इनमें आपस में संबंध हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जो इस गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में जो नियम आते हैं अपने, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम, उनको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।